हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण अतिलिखित प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। और तो चलिए देखते हैं बच्चों। एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जन्म दर से आप क्या समझते हैं। पहला अतिलिखित प्रश्न है कि जन्म दर से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो, जन्म दर से आशय एक निर्धारित अवधि जो समानता 1 वर्ष की होती है के दौरान 1000 व्यक्तियों पर जीवित पैदा होने वाले बच्चों की संख्या से संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। देखो बच्चों, जनसंख्या वृद्धि जैसा नाम से लग रहा है, जनसंख्या का बहुत तेज़ी से जो है बढ़ना। इस समय बच्चों भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया है। पहले चीन था, लेकिन चीन को पीछे छोड़कर भारत जो है जनसंख्या के माने में पहला स्थान है। और जनसंख्या के माने में उत्तर प्रदेश, यानी भारत के राज्यों में देखा जाए उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या की वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष 1.1% की दर से जनसंख्या वृद्धि जो है हो रही है। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता से आप क्या समझते हैं। साक्षरता से आप जो है बच्चों क्या समझते हैं। साक्षरता यानी आप पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होने के लिए साक्षर होना आवश्यक है। और साक्षरता व्यक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है। अब भारत में लगभग 2/3 हिस्सा जो है क्या है, साक्षर, यानी बच्चों जो है पढ़े लिखे लोग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या जो है कितनी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या का 68.8% है। जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों कि जाति व्यवस्था से आप जो है क्या समझते हैं। तो जाति एक प्राचीन संस्था है जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का जो है भाग है। भारत में 2 जातियां हैं, एक तो भारत के अतीत का हिस्सा है तथा दूसरी भारत के वर्तमान का हिस्सा है। अतीत माने जो बीत चुका है, तो अतीत का हिस्सा है, और तथा दूसरी जो है भारत की वर्तमान का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि नातेदारी के प्रमुख प्रकार लिखिए। नातेदारी जिसको बच्चों गांव में क्या कहते हैं, रिश्तेदारी कहते हैं। जैसे आप कहीं नाता हो, रिश्ता हो, उसे रिश्तेदारी कहते हैं, नातेदारी कहते हैं। तो नातेदारी के प्रमुख प्रकार लिखिए। बच्चों नातेदारी के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। नातेदारी के मुख्यतः तो है 2 प्रकार होते हैं। पहला है रक्त संबंधी नातेदारी, और दूसरा है जैसे भाई बहन, चाचा ताऊ, बुआ मौसी इत्यादि। ये क्या है, रक्त संबंधी नातेदारी है। दूसरा है विवाह संबंधी नातेदारी, जैसे पति पत्नी, बहनोई, दामाद, जीजा, फूफा, मौसा, भाभी इत्यादि। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है बाजार अर्थव्यवस्था क्या है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। समाजशास्त्र के अतिलिखित प्रश्न चल रहा है। अब बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। देखो बच्चों, बाजार अर्थव्यवस्था व्यक्तियों में आदान प्रदान का जो है एक लंबा क्रम है, जो अपनी क्रमबद्धता की वजह से स्वयं एक कार्यशील और स्थिर व्यवस्था की स्थापना करती है। अगला क्वेश्चन है एडम स्मिथ के सहित एडम स्मिथ के स्वहित से आप क्या समझते हैं। स्वहित से आप क्या समझते हैं। एडम स्मिथ जिसको बच्चों जिनको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ के स्वहित से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर। प्रत्येक व्यक्ति इनमें केवल अपने कार्य हितों के प्रति रुचि रखता है, जिससे व्यक्ति देश के लाभ तथा समृद्धि में योगदान देता है। भारत में आर्थिक परिवर्तन कब से माना जाता है। भारत में आर्थिक परिवर्तन कब से माना जाता है। तो भारत में आर्थिक परिवर्तन उपनिवेशवाद के आगमन से ही माना जाता है। उपनिवेशवाद बच्चों जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस काल को उपनिवेशवाद कहा जाता था, माना गया है, उपनिवेशवाद से माना गया है। और उसके ग्रामीण समुदाय आत्मनिर्भर समाज था। गाँव की अर्थव्यवस्थाएं प्राथमिक रूप से वस्तु विनिमय पर आधारित थी, यानी वस्तुओं का अदला बदली। विनिमय माने होता है बच्चों अदला बदली। तो अर्थव्यवस्थाएं जो है प्राथमिक रूप से वस्तु विनिमय पर आधारित थी। वस्तुकरण क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुकरण क्या है। तो ऐसी वस्तु जिसे बाजार में खरीदा या बेचा ना जा सकता है, लेकिन अब उसे खरीदा या बेचा जा सकता है, अर्थात अब वह बाजार में बिकने वाली एक वस्तु बन गई है। ठीक है, इसी को कहते हैं वस्तुकरण कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में उदारवाद कब अपनाया गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत में उदारवाद कब अपनाया गया। तो भारतवाद में उदारवाद वर्ष 1991 में अपनाया गया है, लेकिन विश्व में वर्ष 1980 से ही अपनाया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विषमता से जो है क्या अभिप्राय है। सामाजिक विषमता बच्चों, ये जैसे नाम से लग रहा है सामाजिक विषमता, यानी समाज में कई विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, वही है सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता से आप क्या अभिप्राय है। देखो, प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यक्ति शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधनों का दूसरों की अपेक्षा अधिक बड़ा जो है भाग होता है। देखो बच्चों, गांव या समाज देखा जाए, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग बहुत बड़े होते हैं, तो यही विषमता है और क्या। तो प्रत्येक समाज में बच्चों कुछ लोगों के पास धन संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधनों का दूसरों की अपेक्षा अधिक बड़ा भाग होता है, जबकि कुछ लोगों के पास इनका अभाव होता है, जिसे जो है सामाजिक विषमता कहते हैं। यानी एक समाज ना होना। विषम माने क्या होता है, एक समान ना होना, सामाजिक विषमता कहा जाता है। बहुत सरला है ये, अपने मन से दिमाग से आप बच्चों एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, कोई इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर देखें बच्चों। देखो, लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है भैया, नंबर 1 करो, नंबर 1 लिखो बच्चों। देखो, लघु समाज, ये लघु माने छोटा, ये लोग निश्चित भूभाग पर कार्य करते हैं, इनका जीवन सामान्य होता है, ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, लघु समुदाय के लोग। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं। सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं। तो ये इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। सांस्कृतिक विविधता से अभिप्राय किसी समाज या समुदाय की संस्कृति में पाए जाने वाले अंतरों से है, यानी अंतरों से होता है, इसी को कहते हैं सांस्कृतिक विविधता। अगला क्वेश्चन है सर्वेक्षण प्रणाली क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। सर्वेक्षण प्रणाली जो है क्या है। तो सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित प्रश्नों को जो है अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में जो है लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर शोध संबंधित कार्य कैसे किए जाते हैं। सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक स्थान बच्चों जो जिस पे सब यूज करें, जिस पे सबका अधिकार हो, जैसे पंचायत भवन हो गया, किसी एक व्यक्ति तो होता नहीं है, इस पर सबको यूज कर सकते हैं सभी व्यक्ति, इसे कहते हैं सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थानों पर शोध संबंधित कार्य कैसे किए जाते हैं। तो सार्वजनिक स्थानों पर शोध संबंधित कार्यों की प्रक्रिया पूछकर या जानकारी प्राप्त करके की जाती है। सामाजिक परिवेश में इसका विशेष महत्व है। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। चलिए आइए आ गया क्वेश्चन, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को जो है उपनिवेशवाद माना जाता है। माने एक देश या दूसरे देश गुलाम बना लेता है। एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद माना जाता है। आधुनिक काल में पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे अधिक जो है प्रभाव रहा है। तो बच्चों, ये थे महत्वपूर्ण अतिगोत्रीय प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। सोशलॉजी यानी जो है समाजशास्त्र के